खूनी चुड़ैल। कुलदीप, अतुल और राहुल तीनों दोस्त ऑफिस से निकलकर पार्टी करने के लिए क्लब की ओर जाने लगते हैं, पर इस बात से बेखबर कि उनके पीछे एक काला साया पड़ा है। वो मजे मस्ती में होकर हाईवे से गुजर रहे होते हैं। तभी कुलदीप अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगाता है, जिस पर अतुल और राहुल कुलदीप से बोलते हैं, अरे क्या हुआ कुलदीप, अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने अपनी गाड़ी के सामने सफेद साड़ी में किसी औरत को देखा था। मुझे डर है कि कहीं वो मेरी गाड़ी के नीचे नहीं आ गई हो। अरे यार, ये क्या कर दिया तूने? अब वो तीनों गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी के नीचे देखने लगते हैं, परंतु उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। इसके बाद राहुल कुलदीप से बोलता है, यहाँ गाड़ी के नीचे तो कोई नहीं है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार। कुलदीप, मुझे लगता है ये सब कुछ तेरा एक भ्रम है। अब देख, मूड खराब मत कर यार। अब कुलदीप भी इस हादसे को अपना एक भ्रम समझकर भूल जाता है और वे तीनों एक साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पर इस बार राहुल कार चलाता है। अभी थोड़ी ही दूर पहुँचे थे कि वे तीनों देखते हैं कि हाईवे की साइड में एक सुंदर सी लड़की, जो कि अपनी गाड़ी के पास खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही होती है। राहुल सुंदर लड़की को देखकर कार रोकता है और उस लड़की से बोलता है, क्या हुआ मैडम? हाँ, वो दरअसल हाईवे पार करने के बाद एक रेस्टोरेंट है। मैं वहाँ नाइट शिफ्ट की जॉब करती हूँ। मैं रेस्टोरेंट के लिए जा ही रही थी, तब भी अचानक मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। अगर आप लोग मुझे लिफ्ट दे देते तो अच्छा होता। ठीक है, आप बैठ सकती है। अब वो लड़की उन तीनों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती है और वे तीनों उस लड़की से रास्ते भर बातें करते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। वैसे आपकी और हमारी मंजिल आने वाली है, पर अब तक आपने अपना नाम नहीं बताया हमें। सॉरी, मेरा नाम परी है। तो परी जी, आपका नाम बिल्कुल सोच समझकर आपके पिता ने रखा है। आप दिखने में भी कोई परी से कम नहीं है। इस तरह से वो चारों बातें करते हुए रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों दोस्त एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तो वहीं वो लड़की अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम जाती है। कुछ देर बाद परी बाहर आती है, पर कुलदीप, राहुल और अतुल तीनों परी को ही देखते रहते हैं। जिसके बाद परी राहुल को इशारा करती है। राहुल उसके इशारे देखकर उसके पीछे पीछे जाता है और परी रेस्टोरेंट की छत पर जाकर खड़ी हो जाती है। अब राहुल उसके पीछे छत पर जाता है और वो देखता है कि परी छत के कॉर्नर पर खड़ी है। परी को छत के किनारे खड़ा देख राहुल उससे बोलता है, क्या बात है परी जी, लगता है मैं आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, तभी तो आप बार बार मुझे इशारे कर दी जा रही थी। राहुल उसके पास जाने लगता है, पर परी उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद राहुल परी के कंधे पर हाथ रखता है और उससे बोलता है, क्या हुआ परी? राहुल के इतना बोलते ही परी पीछे मुड़ती है और राहुल परी का भयानक मुंह देखकर डर जाता है। सुंदर परी एक चुड़ैल के रूप में उसके सामने खड़ी थी, मानो जैसे वो कोई दानव हो। परी का असली रूप देखकर राहुल की आवाज हलक में अटक जाती है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है पर कुछ बोल नहीं पाता। वो भागने की कोशिश करता है पर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद परी राहुल पर झपट्टा मारती है और उसके शरीर का खून पी जाती है। कुछ देर में राहुल अपना दम तोड़ देता है और चुड़ैल राहुल की लाश से बोलती है, एक पापी कम हुआ, अब बचे सिर्फ दो। अब उन दोनों का खून पीने के बाद ही मुझे मुक्ति मिलेगी। इतना बोलकर परी अपना इंसानी रूप ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अतुल और कुलदीप राहुल को ढूंढ रहे होते हैं, परंतु राहुल उन्हें कहीं नहीं मिलता। कुछ देर बाद कुलदीप के फोन पर राहुल का मैसेज आता है। अतुल, राहुल का मैसेज आया है। उसने मैसेज किया है कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, इस वजह से वो चला गया है और गाड़ी की चाबी बाहर है। देख यार, अब वो तो चला गया, हमें भी अभी चलना चाहिए। काफी ज्यादा रात हो चुकी है और कल सुबह ऑफिस भी जाना है। अब अतुल और कुलदीप भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली रात वो दोनों फिर से उसी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बनाते हैं। भाई, मैं जानता हूँ
तू आज फिर उस रेस्टोरेंट में क्यों जाना चाहता है? और किस लिए जाऊंगा यार। अब कुलदीप और अतुल उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं जहां वो दोनों परी को देखते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। अब अतुल परी से बात करने के लिए उसके पास जाता है और परी उससे बोलती है, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अकेले में। अगर ऐसा है तो फिर चलते हैं किसी कोने में। ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। इस तरह से परी अतुल को भी अपने साथ छत पर ले जाती है और छत के किनारे पर जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद अतुल उससे बोलता है, अरे ये क्या परी, मुझे तुमसे बात करनी थी और तुम मुझसे दूर जा रही हो। इतना बोलकर अतुल जैसे ही परी के करीब जाता है वो देखता है कि परी के रूप में एक चुड़ैल वहाँ खड़ी है और वो चुड़ैल राहुल की तरह अतुल के शरीर का भी सारा खून पी जाती है और उसे भी मार डालती है। अब उसका एक ही शिकार बचता है, कुलदीप। और एक बार फिर कुलदीप के फोन पर अतुल के फोन से वही मैसेज आता है जो राहुल को आया था, जिसके बाद कुलदीप भी गाड़ी लेकर घर चला जाता है। अगली सुबह कुलदीप ऑफिस जाता है, परंतु ऑफिस में न तो आज उसका दोस्त राहुल आता है और न ही अतुल, जिसके बाद कुलदीप ऑफिस से सीधा अपने घर जाता है। अब कुलदीप का कोई यार दोस्त नहीं था, इसलिए वो नशा करना छोड़ देता है और ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाता है। चुड़ैल रेस्टोरेंट में कुलदीप का रोज इंतजार करती है, लेकिन कुलदीप नहीं आता है, इसलिए वो उसे एक दिन रास्ते में मिलती है। जब कुलदीप ऑफिस से अपने घर जा रहा हो तो लेफ्ट लेफ्ट। अरे परी तुम यहाँ आओ, आओ गाड़ी में बैठो। अरे कुलदीप तुम, थैंक गॉड तुम मुझे मिल गए। एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट में अपना पर्स भूल गई और जब वापस अपना पर्स लेने जा रही थी तो मेरी गाड़ी खराब हो गई। अरे कोई बात नहीं, चलो पहले रेस्टोरेंट से तुम्हारा पर्स लेकर आते हैं, फिर किसी मैकेनिक को लाकर तुम्हारी गाड़ी भी ठीक करवा दूंगा। कुलदीप की कार से दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचकर परी अपना पर्स ढूंढने का नाटक करती है और कुलदीप को अपने साथ बातों में लगाकर छत पर ले जाती है। कुलदीप भी उसके आकर्षण में खो जाता है और बहक जाता है। परी हम तो तुम्हारा पर्स ढूंढ रहे थे ना। ओ समझ गया, तुम्हें पर्स नहीं कुछ और चाहिए। ऐसा ही था तो पहले बताती ना, इस बकवास सी छत पर आने की क्या जरूरत थी। मेरा घर खाली है, हम वहां चलते। अभी भी देर नहीं हुई है, चलो मेरे घर चलते हैं। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तुझे तेरे असली घर में ही भेजने वाली हूँ, नर्क में। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद कर वो दिन जब तुम तीनों दोस्तों ने मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में जॉब दिलवाने के बहाने बुलाया था और मेरा फायदा उठाना चाहा। मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई, जैसे तैसे मैं तुम्हारे चंगुल से छूट कर भागी तो मेरा पीछा किया और हाईवे पर मुझे अपनी कार से टक्कर मार के मुझे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब ये देखा कि मैंने शराब पी रखी थी, मेरी ही गलती है ये मानकर तुम लोगों को छोड़ दिया। क्या मतलब तुम प्रिया? हाँ, मैं प्रिया की आत्मा हूँ जिसे तुमने बड़ी बेरहमी से मार दिया था और अब तुम्हारी बारी है। इतना बोलकर चुड़ैल कुलदीप की तरफ बढ़ने लगती है। कुलदीप भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन में अपनी दांत गड़ाकर कुलदीप का खून पी जाती है। कुछ देर बाद कुलदीप की मौत हो जाती है और चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है, जिसके बाद एक तेज रोशनी के साथ चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है।
चुड़ैल का खूनी झरना। राहुल, विजय और अभिषेक अपने गांव से सरोवर जंगल की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। उन तीनों ने 3 दिन का ट्रिप प्लान किया था और बिना कोई जानकारी लिए वो वहां से सरोवर जंगल की तरफ अपने कार में निकल पड़े। कुछ समय बाद राहुल, विजय और अभिषेक सरोवर जंगल में पहुंच जाते हैं। हे राहुल, अभिषेक, देखो कितनी सुंदर जगह है। इतनी सुंदर जगह देखकर तो मन कर रहा है कि बस मैं यहीं बस जाऊं। हाँ राहुल, तू सही बोल रहा है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनको किसी की सिसकने की आवाज आती है। आवाज सुनकर राहुल तुरंत विजय और अभिषेक से बोलता है, हे गाइस, तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी क्या? अरे ये तेरा भ्रम है, तू डर रहा है इतना काला और घना अंधेरा देखकर। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है और ना ही मैं डर रहा हूँ। मुझे जो लगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने सच में अभी किसी के सिसकने की आवाज सुनी थी। क्या यार राहुल, तू भी ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है। कहीं तूने पी तो नहीं ली? यार तू कैसी बात कर रहा है? यहाँ पर मैं कैसे पी सकता हूँ? वो तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी किसी की चीखने की आवाज आती है। इस बार तो चीखने की आवाज मैंने भी सुनी है विजय। हमें लगता है कि इस जंगल में कुछ गड़बड़ है। यार तुम लोग सच में बहुत फट्टू हो। मेरे पास कैमरा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि वो कैमरे में नोट हो जाएगा। अब चलो अपने अपने कैंप में सो जाओ जाकर। आखिर कल सुबह हमें कैंपिंग भी तो करनी है। वे सभी अपने अपने कैंप में चले जाते हैं। वो सब सो रहे थे कि तभी तेज हवाएं चलने लगती है। तेज हवाओं के साथ पानी के झरने की आवाज आ रही थी। आवाज से राहुल की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद राहुल अभिषेक को जगाता है और उससे बोलता है, अभिषेक, तुझे झरने की आवाज आ रही है क्या? हाँ राहुल, मुझे आवाज आ तो रही है, पर यह आवाज आ कहाँ से रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभिषेक, क्या हमें चलकर देखना चाहिए? नहीं यार, मेरे ख्याल से हमें नहीं जाना चाहिए। अरे कल को कुछ हो गया तो? वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी विजय भी बाहर आ जाता है और वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं कि एक बार फिर झरने की तरफ से काफी तेज आवाज आने लगती है। आवाज को सुनते हुए तीनों दोस्त आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा अंदर जाते हैं और जहाँ उन्हें एक बोर्ड नजर आता है और उस बोर्ड पर लिखा था, अंदर जाना मना है, अंदर खतरा है। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं और अंदर की ओर चले जाते हैं। कुछ समय बाद उनका दोस्त राहुल गायब हो जाता है। वो दोनों राहुल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल उनको एक झरने के पास दिखाई देता है। वह झरना काफी सुंदर था। झरने के आसपास सुंदर सुंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे थे। वो इतना सुंदर था कि वो तीनों दोस्त झरने में मोहित हो गए। धीरे धीरे करके वो तीनों दोस्त उस झरने की तरफ आकर्षित होते गए और उस झरने के अंदर चले गए। देखते ही देखते वह झरना मामूली झरने से एक खूनी झरना बन गया। एक एक करके तीनों दोस्त उस झरने में मोहित होकर चले गए, जिसके बाद वहां पर चुड़ैलों और भूत ने उन तीनों को मार दिया और उनके खून से वो नहाने लगे और हंसते हुए बोलते हैं, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी यहाँ पर, और अगर इस जगह में कोई भी आया तो उसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। मैं उसको मार दूंगी। इस तरह चुड़ैलें और भूत उन दोस्तों को मार देते हैं। ऐसे ही अब समय गुजरता रहा और समय के साथ साथ अगर कोई भी वहां पर जाता तो वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती। वो पहले झरने की तरफ वो लोगों को आकर्षित करती और उनको अपने झरने में ले जाकर मार दिया करती। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं और उन 3 महीनों में आए दिन उस झरने में लोगों की मौत होती गई। ऐसे ही एक दिन शामू अपनी पत्नी काजल के साथ पिकनिक पर उसी जंगल के रास्ते जा रहा था कि तभी काजल को झरने की आवाज सुनाई देती है और वो अपने पति से बोलती है, शामू जी, यहाँ आसपास लगता है कि कोई झरना है। क्यों ना हम कुछ देर के लिए वहाँ पर बैठकर आराम कर ले। वैसे भी झरने के आसपास बैठकर ऐसे लगता है कि हम किसी बहुत अच्छी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर नेचर की शुद्ध हवा रहती है। हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो मैं कार को यहीं साइड में लगा देता हूँ। इतना कहकर शामू अपनी कार को साइड में लगा देता है
और अपनी बीवी के साथ उस झरने के पास चले जाता है। जैसे ही शामू झरने के पास जाता है कि तभी वो झरना उसको आकर्षित करने लगता है, लेकिन काजल को झरना आकर्षित नहीं कर पाता क्योंकि उसके गले में दुर्गा माता का लॉकेट था। शामू झरने की तरफ देख उसकी तरफ बढ़ता जाता है। अपने पति को इस तरह आगे की तरफ जाता देख काजल अपने पति को आवाज लगाती है, शामू जी, शामू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। शामू अपनी बीवी की एक नहीं सुनता और वो अपनी बीवी की बात ना सुनते हुए झरने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये देखकर काजल थोड़ी हैरान हो जाती है और थोड़ी देर बाद शामू जब झरने के पास पहुंचता है, शामू के पीछे उसकी पत्नी भी थी। अब जैसे ही काजल उस झरने के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो झरना मामूली पानी से एक खूनी झरना बन जाता है और उसके आसपास के छोटे छोटे पेड़ पौधे, एक भयानक सा पेड़ जिसके ऊपर लोगों की लाश लटक रही होती है। ये सब देखकर काजल थोड़ी सी डर जाती है और हिम्मत करके अपने पति का हाथ पकड़कर खींच लेती है, जिसके बाद शामू उस झरने में जाने से बच जाता है और थोड़ी देर बाद शामू होश में आ जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि शामू का सम्मोहन टूट जाता है और जैसे ही उसका सम्मोहन टूटता है तभी वहाँ पर तिल मिलाते हुए चुड़ैल और भूत आ जाते हैं और गुस्से में काजल से बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे शिकार को मुझसे दूर कर दिया, अब तू भी नहीं बचेगी मेरे हाथों। तू भी ठीक उसी तरह मारी जाएगी जैसे यहाँ पर आए दिन लोगों की मौत होती है। ये तेरा शिकार नहीं बल्कि मेरा पति है, समझी तू? और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि तू लोगों को क्यों मार रही है। चुड़ैल उसको कुछ नहीं बताती, जिसके बाद काजल अपने फोन में हनुमान चालीसा चला देती है। हनुमान चालीसा की वजह से वहाँ के भूत और चुड़ैल दर्द में चिल्लाने लगते हैं और दर्द में चुड़ैल बोलती है, बताती हूँ, हम लोग एक प्रेत आत्माएं हैं। हम लोगों की इच्छा पूरी नहीं हुई थी और इच्छा पूरी न होने की वजह से हम लोग प्रेत आत्माएं बन गए। यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन झरने में मेरा पैर फिसल गया, जिसके बाद मेरी मौत हो गई। अकेले भूतों की दुनिया में मैं नहीं रहना चाहती थी, इसलिए धीरे धीरे करके मैंने अपने दोस्तों को मारा और उन्हें अपनी तरह भूत और चुड़ैल बना दिया। मुझे तब भी शांति नहीं मिली तो मैंने और मेरे दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर आने वाले इंसान को मारना शुरू कर दिया। तुझे किसी ने जानबूझकर नहीं मारा था, तो तू इस तरह बेकसूर लोगों को नहीं मार सकती। तेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि तू बेकसूर लोगों की जान ले ले। तुझे जो करना है वो कर ले। भूत की ये बात सुनकर काजल उन सब के मालकिन चुड़ैल के गले में अपने गले से दुर्गा माता का लॉकेट निकालकर डाल देती है, जिसके बाद चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और उसके साथ साथ जो चुड़ैल और भूत थे वो भी जलकर मर गए। इस तरह काजल ने अपने पति को उस खूनी झरने से बचा लिया। साथ ही साथ उस झरने से उन चुड़ैलों और आत्माओं का साया भी हमेशा के लिए हट गया, जिसके बाद काजल अपनी आगे की जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगी। लेकिन उन लोगों को ये भयानक दिन हमेशा याद रह गया।